चलो भाई यहां से शुरू करते बेटा अपन। कल अपन ऑलरेडी 3 पॉइंट को डिस्कस कर चुके थे और समझ भी चुके थे, देख भी चुके थे। आज अपन को इसमें आगे बढ़ोतरी करनी है, आगे चीजें समझनी है, ठीक है। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन रियल वर्ल्ड की हम बात करें तो चौथा पॉइंट हमारे पास में होगा। आप लोगों को मैं बताता हूं चौथा पॉइंट। पहले बताने से पहले मैं आपको दिखाता हूं बेटा। ये धरती है हमारी और धरती पे हम यहां खड़े हैं, ठीक है। और ये धरती का इसके सराउंड में एटमॉस्फेयर है। धरती का सराउंड में एटमॉस्फेयर है। मैं बनाता हूं धरती का एटमॉस्फेयर, ये लो धरती का एटमॉस्फेयर, ठीक है। चलो परफेक्ट है ना। और जो धरती का एटमॉस्फेयर है, इस कारणवश क्या होता है मैं समझाता हूं। यहां पे एक स्टार प्रेजेंट है, ठीक है। तो हाँ, होता क्या है मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है, एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है यानी बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, तो स्टार जहां हमें दिखता है उससे क्या होता है बेटा, हमारे ऊपर होता है। एक्चुअल में स्टार की पोजीशन यहां पे, एक्चुअल में स्टार की पोजीशन यहां पे, पर हमें स्टार कहां दिखाई देगा, यहां पे, ठीक है ना। स्टार कहां दिखाई देगा हमें, यहां पर, ठीक है। यहां पे ये अपीयर होगा कि यहां पर है स्टार। ऐसा क्यों, एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन कहां पे, तो यहां पे लिखेंगे स्टार्स अपीयर, स्टार्स अपीयर हायर, स्टार्स अपीयर हायर देन दे एक्चुअली आर, दे एक्चुअली आर। बेटा क्या होगा, स्टार हमें हायर दिखाई देते हैं, जितना वो है उससे हमें ऊपर की तरफ दिखाई देंगे। क्यों, क्योंकि लाइट जो है वो बैंड हो जाएगी, और जबकि हमें लगेगा लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रेवल कर रही है, तो यहां पे स्टार की पोजीशन है, जबकि स्टार की पोजीशन एक्चुअल में उसके नीचे होती है। तो ये एक क्या है बेटा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का क्या है, एक एग्जाम्पल है। पांचवा इसी से रिलेटेड है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। भाई साहब ये भी ऐसा फिनोमिना है जो कि ड्यू टू रिफ्रैक्शन ही होता है। हमें स्टार्स ट्विंकल करते नजर आते हैं, ब्राइट डिम, ब्राइट डिम, ब्राइट डिम, ब्राइट डिम। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं कि उनकी लाइट ब्राइट डिम, ब्राइट डिम, ब्राइट डिम हो रही है ना, उनकी लाइट ब्राइट डिम नहीं हो रही, वो हमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। हमारे जो एटमॉस्फेयर है ना बेटा, बहुत सारी गैसेस के बना हुआ है। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस है, और सो बहुत सारी गैसेस है तो हर किसी की अलग अलग डेंसिटी है। ऊपर से कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसे एरिया है जहां कोल्ड है, कुछ ऐसी जगह जहां हॉट है, तो उस कारण से डेंसिटी में क्या होता है, काफी फर्क आता है। और जब काफी फर्क आता है डेंसिटी में, तो हमारे पास में लाइट जो बहुत दूर से आ रही है वो डिस्टॉर्टेड वे में आती है, और जब डिस्टॉर्टेड वे में आती है तो हमें लगते हैं कि स्टार जो है वो क्या हो रहे हैं, कभी ज्यादा तेज चमक रहे हैं, फिर डिम हो रहे हैं, फिर चमक रहे हैं, फिर डिम हो रहे हैं, यानी ट्विंकलिंग करते नजर आते हैं। और वो एक्चुअल में ट्विंकलिंग नहीं कर रहे होते हैं, उनकी लाइट स्टेबल होती है, बट हाँ एटमॉस्फेयर के कारण हमें यह भ्रम होता है कि स्टार ट्विंकल कर रहे हैं। समझ में आ गया सर? अगर स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं तो सन भी तो हमारा एक स्टार है, वो ट्विंकल क्यों नहीं करता है? बेटा ऑब्वियस सी बात है, सन हमारा नियरेस्ट स्टार है, ठीक है, सबसे करीबी। और सन की लाइट जो है ना वो काफी ज्यादा आती है, जिससे ट्विंकलिंग हमें पता ही नहीं चलती है, ट्विंकलिंग होगी कि कैसे, जब ज्यादा लाइट आएगी। और जो बाकी स्टार है बहुत दूर दूर है वो, तो उनकी लाइट बहुत फीजिबल लाइट आती है, और जो फीजिबल लाइट आती है तो ऑब्वियस सी बात है वो काफी ज्यादा क्या होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्ट हो जाती है, जिस कारण से हमें ट्विंकलिंग नजर आता है। समझ में आ गया? इसलिए स्टार तो हमारा सन भी है, पर वो ट्विंकल होते नजर नहीं आता जैसे अदर स्टार्स होते हैं। दूसरा, व्हाई डज प्लैनेट डज नॉट ट्विंकल?
स्टार्स ट्विंकल। तो प्लेनेट की खुद की कोई लाइट नहीं होती है। अब जब खुद की कोई लाइट है नहीं तो अब वैसे ही रिफ्लेक्टेड लाइट करेंगे, और प्लैनेट्स हम आसपास के सराउंडिंग प्लैनेट्स ही देख सकते हैं जिनकी लाइट काफी स्टेबल होती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत है? चलो भाई, तो ये दो फिनोमिना लिखा दिया। अब बचा है लास्ट फिनोमिना। लास्ट के लिए समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। बेटा सबसे पहले आपको हॉरिजन का मतलब समझना आना चाहिए, हॉरिजन होता क्या है। तो बेटा अगर मैं हॉरिजन की बात करूं कि हॉरिजन होता क्या है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जहां आसमान और जमीन जुड़ते नजर आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजन। क्या बोलते हैं? हॉरिजन। आसमान और जमीन जुड़ते नजर आते हैं। आप कहीं पे किसी बड़े खेत में हो तो आपको दिखेगा कि यार आसमान और जमीन एक जगह पे मिल रहे हैं, उसको क्या कहलाते हैं अपन? हॉरिजन कहलाते हैं। ठीक है मेरे बच्चे। अब जब हॉरिजन से नीचे सन चला जाता है तो सन डूब गया, और जब हॉरिजन से ऊपर सन आ जाता है तो सन राइज कर गया, सन उग गया। ऐसा ही होता है ना भाई। सूर्योदय सूर्य उदय कब होता है? तो हम लोग टाइम में देखते हैं ना कि इतने बजे सूर्योदय हो गया हमारा, इतने बजे सूर्योदय हो गया हमारा। ठीक है, तो वो क्या है? वो है कि टाइम किस समय पे हॉरिजन से ऊपर सन आया और डूबते वक्त कितने टाइम पे सन जो है वो डूब गया। ठीक है, अब यहां पे भी एटमॉस्फेयर डिफ्रेक्शन कारण चीजें जो है वो चेंज होती है। एक्चुअली 2 पॉइंट बचे, एक पॉइंट यहां पे है। ठीक है, तो मेरे बच्चे समझना, ये हमारा हम यहां पे है धरती पे, है ना, और धरती से हमारी आंख का जो ओरिजिन है ये वाली लाइन है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ ओरिजिन, हॉरिजन की लाइन। ठीक है, लाइन ऑफ ओरिजिन, यानी कि हमारी जो आंख है वो वहां पे बताएगी लाइन ऑफ ओरिजिन। आपको समझाता हूं, ये सर आंख से क्यों कंपेयर कर रहे हो? बेटा कभी दुबई जाओगे ना, दुबई के अंदर एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है सर, जिसका नाम क्या है? बुर्ज खलीफा। तो कहते हैं दुबई के अंदर 2 बार सूरज डूबता है। अब ये कहावत कैसे प्रसिद्ध हुई है, उसका पीछे की रीजनिंग है कि एक बार आप जब वहां खड़े होगे नीचे फ्लोर पे, तब आप सूरज को डूबते हुए देख लोगे, और तुरंत भाग के बुर्ज खलीफा के अंदर लिफ्ट पे चढ़ोगे, जो कि वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट है। वहां पे चाहोगे दोबारा से इसके सबसे ऊपर वाले फ्लोर से दोबारा सूरज को डूबते हुए देखोगे। क्यों? क्योंकि आप सर्टेन हाइट पे चले जाओगे तो ऑब्वियस बात है कि लाइन ऑफ ओरिजिन भी क्या हो जाएगा? आपका वाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आपने नीचे से डूबते हुए देख लिया, एक बार आप ऊपर से डूबते हुए देख लिया। अगर नहीं समझ में आया तो आप डाल देना यूट्यूब पे कि दुबई का कैसे बोलते हैं कि भैया 2 बार सूरज डूबता है, तो आपके पास वीडियो आ जाएगी। लोगों ने ऐसा कर रखा है, नीचे से डूबते हुए सूरज को दिखा दिया, फिर भाग के गए दुबई के अंदर लिफ्ट में चढ़े और उसके फ्लोर से जाके फिर दोबारा डूबते हुए दिखा रहे हैं। तो 2 बार सूरज डूबता है वहां पे, तो 2 बार नहीं डूब रहा। हमारा व्यू एंगल ऊपर चले जाओगे तो सूरज डूबते हुए देता हमें लेट आएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं तो ये हमारी लाइन ऑफ ओरिजिन पहुंच गई। ठीक है मेरे बच्चे, अब आपको पता ही है हमारे आसपास क्या है? एटमॉस्फेरिक सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, हमारे आसपास एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर क्या करता है बेटा? गैसेज है अलग अलग डेंसिटी की, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग गैसेस है हमारे पास में, हॉटर एंड कोल्डर गैस भी हमारे पास में, जिस कारण से हमें क्या होता है? ऐसा भ्रम होता है, समझा रहा हूं मैं आपको, कि लाइट जो होती है वो बैन होती हुई नजर आती है। एक्चुअल में सूरज जो है वो डूब चुका है, एक्चुअल में सूरज जो है वो डूब चुका है, परंतु सूरज हमें कहां दिखाई देता है? अबव द होरिजन दिखाई देता है। समझ में आया? एक्चुअल में सूरज डूब चुका है, पर अभी भी हमें, क्योंकि लाइट का बेंड हो रही है, तो एक्चुअल पोजीशन तो उसकी क्या हो गई? लाइन ऑफ ओरिजिन से नीचे चली गई, एक्चुअल पोजीशन लाइन ऑफ ओरिजिन से नीचे चली गई, परंतु हमें वो अभी भी ऊपर दिखाई देता है लाइन ऑफ ओरिजिन से। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है? बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है, लाइट बेंड होके आ रही है। अब जब लाइट बेंड होके आ रही है तो मुझे सूरज दिखेगा स्ट्रेट लाइन में कि सूरज वहां पे है, जबकि एक्चुअल में वो कहां है? डूब चुका है, एक्चुअल में वो डूब चुका है। पर लाइट बेंड होके आ रही है और लाइट हमेशा मुझे स्ट्रेट पाथ पे दिखेगी, तो मुझे दिखेगा कि सूरज वहां पे है, पर सूरज वहां पे नहीं है, सूरज तो डूब चुका है। सर ऐसे कितने मिनट के लिए होता है? मात्र 2 मिनट के लिए। तो हमें 2 मिनट एक्स्ट्रा डे लाइट मिलती है, एक्स्ट्रा डे लाइट मिलती है। जब सूरज डूबता है तो 2 मिनट के लिए हमें सूरज डूब चुका है, पर हमें सूरज जो है
आसमान में 2 मिनट के लिए दिखाई देगा कि डूब रहा है, डूब रहा है, डूब रहा है, पर वो डूब चुका है एक्चुअल में, लाइट बेंड होके आ रही है। ठीक है, समझ में आ गया। 2 मिनट तो हमें एक्स्ट्रा डे लाइट यहां मिल जाती है, और 2 मिनट यहां मिल जाती है जब उग रहा होता है, जब उग रहा होता है तब तब क्या होगा, ये लाइन, ये हमारे पास क्या हो गई, लाइन ऑफ ओरिजिन हो गई, हमारी लाइन ऑफ ओरिजिन यहां पे हो गई। अब सूरज यहां नीचे पड़ा हुआ है ना, पर क्योंकि उसकी लाइट जो है वो बेंड होके आ रही है, तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि सूरज क्या है, ऑलरेडी हमारे क्या आ चुका है, ऊपर आ चुका है। और ऐसा यहां पे भी कितने मिनट के लिए होता है, 2 मिनट, यानी कुल मिला के हमें 4 मिनट की एक्स्ट्रा डे लाइट मिलती है। यानी सूरज उग चुका है, हमें दिखाई देगा, पर एक्चुअली में अभी भी वो क्या है, नीचे ही है, ओरिजिन से नीचे ही है, पर हमें उगते हुए नजर आ जाएगा 2 मिनट पहले ही, क्योंकि लाइट बेंड होके आ रही है, लाइट बेंड होके आ रही है। समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात है, कोई परेशानी? अक्सर बच्चे है ना, ये लाइट बेंडिंग का कॉन्सेप्ट दिमाग में है ना, कंफ्यूजन बहुत पैदा करता है। सर लाइट बेंड होके आ रही है तो हमें वो चीज वहां पे कैसे दिख रही है? तो मैं आपको है ना एक लाइट बेंडिंग का एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं, जहां लाइट बेंडिंग होगी और वहां आपको चीज वो दिखाई देगी जो लाइट बेंड होकर सोर्स से आ रही है। एग्जांपल के तौर पे हमको समझाता हूं। हम बना रहे बेटा एक बहुत ही अच्छा पनडुब्बी में लगने वाला इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है पेरिस्कोप। ठीक है, पेरिस्कोप क्या होता है बेटा, यहाँ पे बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बनाते हैं पेरिस्कोप को। यहाँ पे 45 डिग्री के एंगल पे एक मिरर लगाते हैं, यहाँ पे भी एक मिरर लगाते हैं। ठीक है, सपोज करो भैया यहाँ पे आयुष जो है वो नाच रहा है, नहीं हाथ तो उसके वो है ना, ये तो भंगड़ा पा रहा है आयुष। ठीक है, आयुष यहाँ पे भंगड़ा पा रहा है। अब आयुष से यहाँ सन है, तो आयुष के ऊपर सन पड़ रहा है, टक 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 टक, तो आयुष चमक रहा है, तो लाइट दे रहा है, और लाइट देकर वो हमारे पे क्या हुई, लाइट यहां टकराई, यहां से बेंड हुई। अब मैं बेंड वर्ड यूज कर रहा हूं, बट यहां पे तो आपको पता ही है रिफ्लेक्ट हो रही है ना, रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट है, पर बेंडिंग का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा विजुअलाइज करूं कि हाँ बेंडिंग होती क्या है। यहां तो आपको पता ही है कि मिरर है, तो मिरर से रिफ्लेक्शन करता है, तो अभी बेंडिंग समझो, यहां से लाइट टूट यहां पे आई, यहां से बेंड होकर यहां आई, और यहां हम देख रहे हैं आयुष को नाचते हुए। तो मुझे बताओ, क्या आयुष यहां सामने था क्या? पर हमें तो सामने इस मिरर में दिखेगा ना, आयुष यहां सामने था क्या? नहीं, पर हमें तो दिख रहा था ना। क्यों? क्योंकि लाइट बेंड होते हुए यहां आई है। आयुष था यहां, पर बेंड होकर यहां आई है, तो यानी कि आयुष जो यहां प्रेजेंट नहीं है, फिर भी हमें यहां दिखाई दे रहा है, जबकि एक्चुअल पोजीशन उसकी क्या है, यहां। ऐसे ही सन है बेटा, ऐसे ही सन है, सन एक्चुअल में यहां बैठा हुआ, पर लाइट क्योंकि बेंड होकर आ रही है, तो हमें यहां दिखाई देगा। जैसे हमें आयुष यहां है, पर हमें यहां दिखाई दे रहा है, इस मिरर के अंदर नाच रहा है, टिंग टिंग टिंग, ठीक है ना, यहां पे नाच रहा है, ठीक है, तो यहां पे नाचते हुए नजर दिखा रहेगा, पर आयुष यहां थोड़ी ना है, आयुष तो यहां है, पर लाइट की बेंडिंग हो रही है जिस कारण से हमें यहां दिखाई दे रहा है। ऐसे ही मेरे प्रभु मेरे बच्चे, सन जो है वो हमें एक्चुअल में तो यहां है, पर दिखाई कहां देगा, यहां दिखाई देगा। ये है लाइट बेंडिंग का कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात है, कोई परेशानी? तो यहां पे हमारा आखिरी फिनोमिना था कि 2 मिनट पहले सनराइज हो जाता है और 2 मिनट बाद तक सनसेट होता है। तो आप लिखोगे कि वी ऑब्जर्व 2 मिनट अर्लियर सनराइज एंड 2 मिनट delayed sunset 2 minute delayed sunset due to atmospheric refraction of light। बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है एटमॉस्फेयर में, जिस कारण से ऐसा दिखता है। ठीक है, तो बेटा ये 6 के 6 पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिए दोस्तों, 6 के 6 पॉइंट है। हाँ, रैप नहीं है क्या ये है? 1 घंटा 42 मिनट दिखा रहा दोस्त उसमें, तू चले जाए शाम को जाइयो। चलो
आ जाओ बच्चों, थे, मेरी बात समझो बेटा। अब हमने ये कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ लिया, ठीक है ना। अब आते बेटा नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अभी मैं एक कॉन्सेप्ट को स्किप कर रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट को सबसे लास्ट में करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है ना। स्किप कर रहा हूं मैं, और मैं स्पेरिकल मिरर्स में आ रहा हूं। 11 कर लिया, ठीक। स्पेरिकल मिरर्स में आ रहा हूं बेटा, सॉरी स्पेरिकल लेंसेज में आता हूं। अब ऑब्वियस ही बात है मेरे बच्चे, मिरर वाला कॉन्सेप्ट जो होता है वो रिफ्लेक्शन में होता है, ठीक है। पर रिफ्रैक्शन में हम कहां जाते हैं बेटा, स्पेरिकल लेंसेज में जाते हैं, यानी लेंसेज का इस्तेमाल करेंगे। दो टाइप के लेंसेज होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। सबसे पहले बता रहा हूं मैं बेटा कॉनकेव। कॉनकेव लेंस जो होता है वो किस शेप का होता है बेटा, जो एजेस से तो क्या होता है बेटा हमारे पास में थिक होता है, बीच से सेंटर से क्या होता है, थिन होता है, उसको हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। फिर होता है बेटा एक कॉन्वेक्स लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है बेटा हमारे पास में, जो बेटा बीच में से थिक होता है और एजेस से थिन होता है। तो अगर आपको लिखना हो इनके बारे में तो कॉनकेव के बारे में लिख सकते हो कि जहां पे एजेस क्या होती है, थिक होती है, और हमारा जो मिडिल पार्ट होता है वो थिनर होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है हमारे पास में कि भाई मिडिल पार्ट जो होता है वो थिकर होता है और एजेस क्या होती है, थिन होती है। यहां तक समझ में आ गया। अब मेरी बात समझना बेटा, यहाँ पे कुछ कुछ चीजों को हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले जो हमारे लेंस का सेंटर होता है इसको हम डिनोट करते हैं बेटा सी से। बेटा ध्यान रखना वो सी अलग था जो हमने मिरर में पढ़ा था, वो था क्या, हाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां ये सी जो है इसका बात अलग है, ये सी का मतलब होता है ऑप्टिकल सेंटर। सी का मतलब होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो बेटा यहां पे सी बीच में और यहां पे सी बीच में, ठीक है। तो यहां सी प्रेजेंट होता है, ठीक है, परफेक्ट। बेटा अगर मैं कॉनकेव लेंस के अंदर रेज ऑफ लाइट, पैरेलल रेज ऑफ लाइट क्या करूं, अगर इसके ऊपर डालूं तो पता ही क्या करेगा, ये डाइवर्ज कर देगा रे ऑफ लाइट को। क्या कर देगा, बिखर देगा, फैला देगा। डाइवर्ज रेज ऑफ लाइट को बिखर देगा, फैला देगा, ठीक है। और क्योंकि ये डाइवर्ज कर देता है, बिखर देता है, फैला देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। चिराग नहीं, ठीक है। और कमाल की बात यह है मेरे बच्चे, कमाल की बात यह है कि जब आप इन डाइवर्ज की हुई लाइंस को एक्सटेंड करते हो तो आपको यह पता चलेगा कि सारी डाइवर्जिंग लाइन एक ही जगह से आ रही है, और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। तो एफ होता है बेटा फोकस, एफ होता है बेटा हमारा फोकस, ठीक है। और मेरे बच्चे जहां हमारे पास में फोकस है, जहां हमारे पास में सी है, अगर इसको मैं मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन को बनाऊं तो वो बन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। यानी प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो फोकस और सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, वो प्रिंसिपल लाइन होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। अगर बेटा जो हमारा F से लेकर C तक का डिस्टेंस है, अगर इसका मैं डबल डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लूं तो उसको हम बोलते हैं 2F। क्या बोलते हैं बेटा, 2F, ठीक है, 2F डबल ऑफ फोकस, ठीक है। कोई दिक्कत है बेटा, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज को बेटा यहां पे भी करते हैं अपन, यहां पे फॉलो करते हैं यही सेम चीज को। बेटा अगर मान लो मैं इस पे भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट को डालूं तो पता है क्या होगा, ये सारी की सारी एक ही पॉइंट पे, सारी की सारी एक ही पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे जाकर मिल जाएंगी, और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस।
प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से और फोकस से पास होती है, उसको हम क्या बोलते हैं यार, इसको सही बनाना पड़ेगा यार। ठीक है, और सी और एफ के अगर डिस्टेंस को मैं डबल करके पॉइंट पे लिखूं तो वो 2f हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी लाइट इसको कन्वर्ज कर रहा है, एक ही जगह डाल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं इसको हम, कन्वर्जिंग लेंस। इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ये सारी लाइट रेज को मिलकर क्या करता है, एक ही जगह डाल देता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कन्वर्जिंग लेंस। कोई दिक्कत है बेटा? चलो कुछ चीजों को और जान लें। हमने ऑप्टिकल सेंटर डाल दिया, हमने फोकस डाल दिया। अब आता है बेटा छोटा एफ। बड़ा एफ तो मतलब फोकस हो गया, छोटा एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ। क्या होता है बेटा, फोकल लेंथ, जो कि कहां से कहां तक होगा, डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड सी। एफ एंड सी के बीच में डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। फटाफट से बेटा ये बनाओ, फिर अपन आगे आते हैं। बेटा देखो, अब आगे हम इसके अंदर हमने ये बना लिया ना, स्पेरिकल लेंस पे हमारे पास कॉनकेव लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, 1994। ठीक है, अब आते हैं अपन बेटा आगे। स्पेरिकल लेंस हो गया, फोकल सॉरी स्पेरिकल लेंस पे हमारे पास कॉनकेव लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब बेटा हम इसके अंदर चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस। बेटा इंपॉर्टेंट है कॉन्वेक्स लेंस, इसको पढ़ेंगे। सर कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर कौन कौन से रूल्स होंगे जिसके कारण बेटा हम इमेज बना पाएंगे। तो रूल नंबर 1 बेटा, रूल नंबर 1 कॉनकेव लेंस के अंदर, सपोज कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट है, किससे पैरेलल है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस से। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस से कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट गई है, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट गई है, तो वो हमेशा फोकस से पास होगी, बैंड होने के बाद में फोकस से पास होगी। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर पे जाकर हमारे कोई रे ऑफ लाइट जा रही है, तो टकराने के बाद में बेटा वो स्ट्रेट ही फॉलो चल जाएगी, बेंड नहीं होगी। वो विदाउट बेंडिंग क्या होगी, स्ट्रेट चली जाएगी। ठीक है, विदाउट बेंडिंग स्ट्रेट चली जाएगी। रूल नंबर 3, हाँ जी, डे 12 उनसे लिया लकी सर से। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 कौन सा रहा, ये हो गया हमारे पास में। रूल नंबर 3, अगर कोई रे ऑफ लाइट दे दिया उसने, अगर कोई रे ऑफ लाइट हमारे फोकस से बेटा पास हुई है, फोकस से पास हुई है, और फोकस से पास होके वो हमारे कॉन्वेक्स लेंस पे जाके टकराई है, तो उसके बाद में वो पैरेलल हो जाएगी, उसके पास में पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हुई,
पास होने के बाद टकराकर बेटा ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई। किससे पैरेलल हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। ये 3 रूल होते हैं बेटा, रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर कॉन्वेक्स है। पहला रूल क्या बोल रहा है, देखो सुनो, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो टकरा के बेटा वो फोकस से पास होगी। ये जो रूल है इसका उल्टा रूल रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 ये बोलता है कि अगर कोई हमारी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होकर हमारे लेंस पे जा रही है तो टकराने के बाद में क्या, तो रिकॉर्ड कैसे होगा, टकराने के बाद में क्या हो जाएगी, वो हमारे पैरेलल हो जाएगी, टकराने के बाद में पैरेलल हो जाएगी। और रूल नंबर 2 हमारा क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट डालकर सीधे ऑप्टिकल सेंटर पे जा रही है तो बिना बेंड हुए वो स्ट्रेट चली जाएगी, बिना बेंड हुए वो हमारे स्ट्रेट चली जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत है, क्या कर दिया आपके दरवाजे में? बेचारी साहब बहुत गलत हुआ। बेटा बनाओ फटाफट से, तीनों रूल को बनाओ, फिर फटाफट से इमेज बनाएंगे। आज अपन को इमेज बना के समरी बनानी ही है, जल्दी जल्दी। ऑटो वाला चुप गया यार, एक सेकंड। जल्दी जल्दी, अरे बातें नहीं, आपको रूल बनाने को दिया है, रूल्स बनाओ फटाफट। ठीक है, अब मेरे बच्चे बात को समझना। अब देखो बेटा, बेटा मेरी बात सुनो, मैं आपको समझा रहा हूं। मिरर के अंदर तो हमेशा हमको, आपको पता ही है कि हम इस साइड ऑब्जेक्ट को रखते थे, है ना, और हमारा फोकस पॉइंट हमारा डिपेंड करता था कि कहां पे जाकर उसकी इमेजेस जो है वो बन रही है। ठीक है, जैसे इसकी इमेज बनेगी बेटा इस साइड पे, तो यहां पे ये फोकस हमारा इस साइड पे हो गया। ठीक है, परंतु हम ना यहां पे भी फोकस को रख सकते हैं, यहां पे भी फोकस को रख सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे तो फोकस ये बन जाएगा, तो इसलिए आपको F और 2F यहां पे रखने और F' और 2F' को यहां रखना है। आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी प्लेस कर सकते हो, लेंस है ना, अरे लेंस है, यहां से भी लाइट जा सकती है, यहां से भी लाइट आ सकती है। ठीक है, लेंस की यही तो बात है कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो इधर से भी रख सकते हो ऑब्जेक्ट को, इधर भी रख सकते हो ऑब्जेक्ट को, दोनों तरफ से ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। समझ में आया? तो इधर वाला तो हमारा F और 2F हो गया, इधर वाला हमारा F' और 2F' हो गया। क्यों? क्योंकि अगर यहां ऑब्जेक्ट को रखा है तो लाइट रे यहां से पास होकर इस फोकस से पास होगी, तो यहां फोकस होगा हमारा। ठीक है, चलो अब मेरी बात समझना, आप ऑब्जेक्ट को 6 जगह रख सकते हो, बातें नहीं, आप ऑब्जेक्ट को 6 जगह रख सकते हो। पहली जगह इन्फिनिटी, पहली जगह क्या है, इन्फिनिटी, कि भैया इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। दूसरी जगह बियॉन्ड 2F, दूसरी जगह क्या है, बियॉन्ड 2F। तीसरी जगह 2F एट 2F, चौथी जगह 2F और F' के बीच में, पांचवी जगह F, और छठी जगह F और C के बीच में। जैसे बेटा हमने वहां पे रखी थी मिरर के अंदर 6 जगह पे, वैसे ही यहां पे आप भी 6 जगह पे रख सकते हो पोजीशंस को। कौन कौन सी पोजीशंस है, इंफिनिटी पे, बियॉन्ड 2F पे, एट 2F पे, 2F और F के बीच में, F पे, F और C के बीच में। यहां तक कोई दिक्कत है? तो यहीं पे पोजीशंस को रखकर हम क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे। तो आज जो बेटा हमारा नया टॉपिक आ चुका है वो है हमारा रे डायग्राम्स। तो रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस नया हमारे पास टॉपिक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट
ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। पहला केस कर रहे हैं बेटा, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हमारा, इंफिनिटी पे। जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो देखो कहानी क्या होगी। सर ऑब्जेक्ट पैरेलल रे में आएगा, फोकस से पास होगा। मैंने कहा बेटा बिल्कुल सही कहा, फोकस से ही पास होगा। ठीक है, तो हमारे पास में तीन आंसर देने हमें। इमेज का पोजीशन क्या होगा, इमेज की साइज क्या होगी, और इमेज का नेचर क्या होगा। तो भैया इस डायग्राम से हमें यह चीज समझ में आ चुकी है, भाई तुम दोनों बातें कर रहे हो, इस डायग्राम से हमें यह चीज समझ में आ चुकी है कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, एट फोकस। क्या होगी बेटा, एट फोकस, एट एफ पे होगी। पर साइज पता नहीं चलता और नेचर पता नहीं चलता, तो उसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे हल्के से अलग तरीके से, जहां से हमें यह चीज पता चल जाए कि इनकी फोकस जल्दी आया। अबे चमगादड़, वो मिरर था भाई, ये लेंस है। अब बेटा यहां पर आपने बनाया ना डायग्राम, इससे क्लियर समझ में आएगा कि हमारा नेचर होगा वो क्या होगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो क्या होगा, इन्वर्टेड, और इन्वर्ट के साथ क्या आता है, रियल। तो रियल एंड इन्वर्टेड हमारे पास में क्या होगा, नेचर होगा। और साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश। अगर मैं आपको बताऊं तो पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश होगा, पॉइंट साइज होगा। फटाफट बनाओ बेटा, जल्दी ली। हाँ भाई, हो गया। अब आओ बेटा, सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, sorry, is at the, when object is beyond 2f, चला। ठीक है बेटा। यहां से यहां जाएगी, पैरेलल है तो फोकस से पास हो जाएगी, और यहां से हमारे पास में जाएगी, चलो इमेज की साइज, नहीं इमेज की पोजीशन, इमेज की साइज और इमेज का नेचर बताना है। अगर इमेज की पोजीशन की बात करें तो वो क्या आएगी, बिटवीन एफ एंड 2f। अगर हम इमेज की साइज की बात करेंगे, इमेज का साइज क्या होगा, तो बड़े का छोटा हो जाएगा बेटा, छोटा छोटा आएगा, डिमिनिश्ड आएगा। और नेचर भैया प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो रियल और इन्वर्टेड बनेगा। रियल इन्वर्टेड। बनाओ बेटा, फटाफट बनाओ।
हाँ भाई आगे आ जाओ। थर्ड, when object is at when object is at 2f, ऑप्टिकल सेंटर Sir, how to f dash 2f dash। अगर बेटा हमारे पास में ऑब्जेक्ट अगर 2f पे है तो यहां पे प्लेस्ड है बेटा, तो यहां से मैं पहला रे ऑफ लाइट को लेके जाऊंगा, तो हमने पढ़ा है वो फोकस से पास होती है। और सी वाली बेटा, सी वाली जो है हमारे पास में, चलो मेरे वही सवाल है, इमेज के पोजीशन बताओ, इमेज की साइज बताओ और इमेज का नेचर बताओ। तो इमेज की पोजीशन जो है बेटा वो है एट 2f। भैया 2f पे हमने ऑब्जेक्ट रखा था और 2f पे क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी। साइज रहेगा बेटा सेम साइज, और नेचर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे फॉर्म हो रही है तो यानी इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड के साथ हमेशा रियल आता है। चलो फटाफट से बेटा इसको कंप्लीट करो, आ जाओ बच्चों। अब देखो हम करेंगे बेटा फोर्थ वाला, when object is at नहीं between 2f and f, 2f और f के बीच में होगा तो क्या होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर है बेटा, ये हमारा f है, ये 2f है, दोनों डैश वाले, और ये f और 2f, f और 2f के बीच में रखा है। यहां से पहला रे ऑफ लाइट बनाया तो फोकस से पास होगा, और यहां से बनाया चलो इमेज की पोजीशन बतानी है बेटा, इमेज की साइज बतानी है बेटा, और इमेज का नेचर बताना है। इमेज की पोजीशन होगी बियॉन्ड 2f, इमेज की पोजीशन होगी बियॉन्ड 2f। साइज होगा बेटा मैग्नीफाइड, साइज बड़ा बनेगा, और इमेज का नेचर होगा बेटा रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज का नेचर होगा बेटा रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो बेटा, फिफ्थ, when object is placed at f, बेटा ये पहला लाइंस बन जाएंगी, और पहला लाइंस आपको पता ही है मिलती नहीं है, और अगर हमको बताना हो कि कहां मिलेगी तो हम बोलेंगे इंफिनिटी पे जाके मिलेगी, तो एट इंफिनिटी। अगर इमेज की साइज की बात करें तो इमेज का साइज क्या हो जाएगा हमारे पास में, हाईली मैग्नीफाइड।
हाईली मैग्नीफाइड। और अगर इमेज के नेचर की बात करें तो बेटा प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे ही जाके मिल रही है, तो जब भी बनेगी तो क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। करो बेटा फटाफट, आओ बेटा। छठा और आखिरी हमारे पास में रे डायग्राम आ चुका है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। एफ एंड सी के बीच में रखा बेटा अपन ने। क्या बिटवीन एफ एंड सी? तो बेटा यहां पे जाके तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो कभी इमेज बनेगी यहां पे नहीं। तो इमेज कहां बनेगी, अगर हम इसको पीछे मीट करना चाहें तो पीछे जाकर इमेज बनना बनेगी हमारी। तो इमेज की पोजीशन कहां बनेगी भैया, सेम साइड एज ऑफ ऑब्जेक्ट। भैया जहां ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इमेज का बेटा हमारे पास में साइज क्या रहेगा, तो मैग्नीफाइड रहेगा। नेचर बेटा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है तो क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलो आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं बेटा। कल इसकी समरी लिखेंगे, कॉनकेव लेंसेज के बारे में 2 रे डायग्राम और उसके रूल्स पढ़ेंगे, उसकी भी समरी लिखेंगे और उसके बाद कुछ सवालात करेंगे। फिर न्यूमेरिकल शीट्स बची हैं हमारी, उसको कंप्लीट करेंगे। फिर पावर ऑफ लेंस टॉपिक बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करेंगे। तब जाकर ये चैप्टर जो है कंप्लीट माना जाएगा।